नमस्ते मास्टर्स, आप सबका स्वागत है हमारे पीएमसी गुजरात के इस प्लेटफॉर्म में संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान की श्रृंखला में। तो हमेशा की तरह इस अर्थ आर में पहले हम ध्यान करेंगे, फिर हम ज्ञान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज भी हमारे साथ बहुत बड़े मास्टर जुड़े हैं हम सबके साथ, उत्तम जी, जो 2 दिन पहले आकर उन्होंने कई सारे चीजों के बारे में हमें एनलाइटन किया है, फूड के बारे में, एंड कौन सा फूड में कितना हीट है, कौन सा समय में लेना चाहिए, कौन सा फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो आज भी वो हमारे साथ शामिल है। उनका ज्ञान सुन पहले ध्यान करेंगे और एवरी डे की तरह हम हमारी धरती माँ को, वसुंधरा को हम ग्रैटिट्यूड देंगे। तो आप सभी ध्यान के पोजीशन में बैठ जाइए फ्रेंड्स। ये अर्थ आर है फ्रेंड्स। इस क्षण में ये जो 3 o'clock का टाइम है, ये मदर अर्थ हमारे साथ कनेक्टेड है। तो ये मेडिटेशन का लाभ लीजिए। जब हम ध्यान करेंगे, हम साइमल्टेनियसली उनके साथ और माता सीते वैदेही के साथ कनेक्ट होना, यानी नारायणी के साथ कनेक्ट होना। तो ये ध्यान का लाभ जरूर लीजिए फ्रेंड्स। हम सब मिलकर कलेक्टिव मेडिटेशन करेंगे और कलेक्टिवली मिलकर हम मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड देंगे और सभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को हम ग्रैटिट्यूड देंगे दिल से। उसके बाद हम ज्ञान की ओर जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। फिंगर्स इनटू फिंगर्स ऐसे लॉक कीजिए अपने हाथों को। चश्मे अगर डाले हैं तो उसको उतार के साइड में रख दीजिए और सुखासन में बैठना है। फ्लोर में, चेयर में, सोफा में, लेकिन बेड में नहीं बैठना है, क्योंकि बेड में वो सोने का ऊर्जा होता है, नींद वाली ऊर्जा। तो बेड को अवॉइड करके जहां पर भी आप बैठना चाहते हो, आपके गार्डन में, बालकनी में, नेचर के सामने, जहां बैठना है वहां बैठिए और देखिए कि आपके ये जो फिजिकल पोस्चर एक ट्रायंगल का शेप में ले रहा है कि नहीं। उसी शेप में बैठना है, एक ट्रायंगल जैसे, और बैकबोन स्ट्रेट रखना है और शोल्डर सीधी रखनी है। सुखासन में बैठना है और सिर्फ एक ही चीज करना है, वो है हमारी जो कोमल, नेचुरल, सिंपल, सॉफ्ट, टेंडर ब्रेथ है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ एक कोमल सांसों को देखना है। यही है आनापानसति ध्यान। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। सिर्फ 20 मिनट ध्यान करेंगे। ये 20 मिनट्स अपने आप के लिए दीजिए। कोई सोच विचार नहीं, ना कोई परिवार के मेंबर के बारे में सोचना है, ना कोई अड़ोस पड़ोस के बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों पे केंद्रित कीजिए। सांसें कैसी आ रही है और कैसी बाहर जा रही है। अपने श्वासों को फील कीजिए और महसूस कीजिए कि आप क्या फील कर रहे हो। जब आप सांसों को अंदर लेते हो, क्या फील हो रहा है? क्या आपकी सांसें ठंडी है या गर्म?
सिर्फ दृष्टा भाव से अपनी हर आती जाती श्वासों को देखना है। पूरी तरह से शांत हो जाए फ्रेंड्स। इस मोमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल श्वासों को देखेंगे और जुड़े रहेंगे अपने श्वासों के साथ। ये वही सांसें हैं जो हमारे जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक हमेशा हमारे साथ रहती है। माँ के गर्भ से लेकर हमारे शरीर छोड़ने तक ये सांसें हमेशा हमारे साथ रहती है। इसी सांसों को देखना है। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोमल निर्मल सांसें। हर एक श्वास को साक्षी बनना है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। सुंदर म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। बहुत सुंदर पल है ये दोस्तों। हर एक क्षण, हर एक मूवमेंट अवेयरनेस के साथ अपने श्वासों को देखिए। हर एक श्वास जब आप ले रहे हो, ग्रैटिट्यूड भाव में फीलिंग एमिट कीजिए बाहर फ्रेंड्स।
हर एक श्वास के साथ फीलिंग हर एक बाहर जाती हुई श्वास के साथ अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फीलिंग को बाहर एमिट की। बुद्ध बनने का एक ही सरल मार्ग है, वो है ध्यान। आज से हर एक दिन ध्यान का दिन होगा। कोमल निर्मल स्वाभाविक श्वास को दृष्टा बनना है। आखिरी 5 मिनट। आनापानसति ध्यान एक सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। जो हमें गौतम बुद्ध से प्राप्त हुआ है। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है।
हम पूरी तरह रिलैक्स्ड हो चुके हैं फ्रेंड्स। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, हम कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो चुके हैं अभी। आखिरी 2 मिनट डियर फ्रेंड्स। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है दोस्तों। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, इन पंच तत्वों को हम दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे। कि पंच तत्व का अगर हमेशा बैलेंस्ड रहेगा तो हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली बैलेंस्ड रहेंगे। इन पंच तत्वों को दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे। मदर अर्थ को दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे। हमेशा हमें बहुत कुछ दिया है। दिल से माता को ग्रेटिट्यूड देंगे फ्रेंड। हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को हम ग्रेटिट्यूड देंगे। हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें जन्म दिया और बहुत कुछ दिया है, उनको दिल से ग्रेटिट्यूड देके उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे हम। और अपने आप को हम ग्रेटिट्यूड देंगे जो 24 आवर्स में से थोड़ा समय निकालकर हम हमारे लिए ध्यान करते हैं और इस श्रृंखला में जुड़कर मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड देकर हम अपने आप को जोड़ते तो अपने आप को हम ग्रेटिट्यूड देंगे दोस्तों। नेक्स्ट 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0। धीरे से अपने हाथों को अनलॉक करके अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अभी धीरे से अपने हाथों को हटाकर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए और जोरदार क्लैप करिए अपने आप के लिए, अपने आप के लिए, मदर अर्थ के लिए, पूरा ब्रह्मांड के लिए, एंड वो सभी मास्टर्स के लिए जिनके थ्रू हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है। डीप ग्रैटिट्यूड के साथ ये क्लैपिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर ऑल मास्टर्स। हमारे साथ उत्तम जी जुड़े हैं। उत्तम जी 2 दिन पहले भी आए थे। मंडे को उन्होंने उनका शेयरिंग, उनका जो नॉलेज है आयुर्वेदा के ऊपर एंड फूड को लेकर कि कौन से फूड कौन से समय में खाना चाहिए, कौन से फूड नहीं खाना चाहिए रात के समय, बहुत ज्ञान उन्होंने दिया था। एंड ऑन डिमांड उनको हमने फिर से रिक्वेस्ट करके आज आने के लिए बोले हैं टू शेयर हिज विजडम एंड नॉलेज विद अस। तो उत्तम जी इज अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो आई रिक्वेस्ट यू उत्तम जी। यस। सभी को नमस्कार। परसों कुछ विषय मैं बता रहा था, वो ये था कि एलोपैथी विज्ञान नहीं है। और शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बताया था कि विज्ञान क्या है। एलोपैथी विज्ञान नहीं है, तो उसके पीछे मैंने बताया था कि भाई हमारे स्वास्थ्य का यूनिट वो प्राण है और इसीलिए हम प्राणी कहलाते हैं। और एलोपैथी प्राण के बारे में कुछ जानती ही नहीं, तो इसलिए वो विज्ञान नहीं है। दूसरी बात मैंने कही थी कि एलोपैथी समय के साथ हमारा क्या संबंध है यह भी नहीं जानती। किस समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में नहीं जानती। तो जिससे समय का भी ज्ञान नहीं हो वो साइंस नहीं हो सकता है, इसलिए एलोपैथी साइंस है। तीसरी चीज मैंने बताया कि एलोपैथी को हमारे आसपास की प्रकृति से क्या संबंध है ये भी पता है, हमारी धरती से हमारा क्या संबंध है ये भी पता नहीं, हमारे आसपास के परिसर से ही हमारे प्राणों का सबसे अधिक पोषण होता है। लेकिन एलोपैथी यह भी नहीं जानती है, इसलिए एलोपैथी साइंस नहीं। चौथी चीज मैंने बताई कि कोई भी बड़ी बीमारी अचानक से नहीं आती, उसे आने में कई वर्ष लग जाते हैं। लेकिन एलोपैथी को समझ में नहीं आता, बीमारी आने के बाद वो कहते हैं कि ये बीमारी आ गई। तो बीमारी को रोकने वाली जो चीज विद्या है उसको हम विज्ञान कहते हैं। बीमारी आने के बाद उसकी चिकित्सा करना ये विज्ञान है, इसलिए एलोपैथी को हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। फिर मैंने विषय रखा था कि प्राण को समझना है तो हमें मां शब्द को समझना चाहिए। जो हमारे प्राणों का सबसे अधिक पोषण करे वो मां है। पैदा होने के बाद हमारी जननी हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा पोषण करती है, इसलिए हम अपनी जननी को मां कहते हैं। जिस धरती पर हम पैदा हुए वो धरती हमें सबसे अधिक पोषण देती है, इसलिए हम धरती को भी मां कहते हैं। वनस्पति जगत में तुलसी हमारे प्राणों का सबसे अधिक रक्षण करती है, तुलसी को हम मां कहते हैं। और पशु जगत में गाय हमारे प्राणों का सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। तो गाय हमें 5 चीजें देती है: दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। तो मैंने बताना शुरू किया था कि केवल नाक में 2 बूंद देशी गाय का घी डालने से
मेरी माता जी का 15 मिनट के अंदर अंदर लकवा ठीक हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इलाज, जैसे एक महिला 3 महीने से कोमा में थी, समृद्ध परिवार की महिला थी, लाखों रुपए खर्च किए गए, आखिर डॉक्टर ने कहा कि लगता है ये इसी अवस्था में शरीर त्याग देंगे। उनका बेटा मेरे व्याख्यान में आया, तो आने के बाद उन्होंने सुना कि भाई नाक में गिराने से बहुत फायदा होता है, तो चलो मैं मेरी माँ के ऊपर प्रयोग करके देखता हूँ। तो उन्होंने अपनी माँ के नाक में घी का प्रयोग किया। शाम को 4 बजे उन्होंने उनकी नाक में घी डाला, दोपहर को 4 बजे, और शाम को 7 बजे उन्होंने आंखें खोली। जो 2-3 महीने से कोमा में थी, केवल 3 घंटे के अंदर उन्होंने आंखें खोली। ऐसे ही वर्धा में एक छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से टकराई और कम से कम 10 फीट दूर जाके गिरी। उस बच्ची के नाना डॉक्टर, नानी डॉक्टर, मामा डॉक्टर, मौसी डॉक्टर, उनका खुद का हॉस्पिटल। उसके पिताजी दौड़ कर लेके गए उनको हॉस्पिटल में। नाना जी देखकर घबरा गए, कहने लगे कि ये तो हमारा केस नहीं है, इसको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो उसे हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने तुरंत उसको आईसीयू में एडमिट किया। दुनिया भर के टेस्ट चालू हो गए। 1 बजे की बात है, दोपहर के। शाम को 8 बजे डॉक्टर ने कहा कि भाई हमको इस बच्ची को 72 घंटे 72 आवर्स को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हुई है ब्रेन के अंदर। तो कल हमको इसका ऑपरेशन करके ब्लड निकालना पड़ेगा। हो सकता है बच्ची नहीं बचे, और बच भी जाए तो पूरी तरह से नॉर्मल होगी, इसके चांसेस बहुत कम है। हो सकता है वो अंधी हो जाए, हो सकता है बहरी हो जाए, गूंगी हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, और मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको एडमिट करिए। उसके पिताजी ने कहा कि उन्होंने मेरा लेक्चर सुन रखा था, तो उन्होंने कहा मैं रात भर इस बच्ची के पास बैठ के भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। तो सबने कहा कि पहचान भी थी उनकी, तो उन्होंने आईसीयू में उनको रुकने लिया। उन्होंने क्या किया, हर 1-1 घंटे से उस बच्ची के नाक में 1-1 बूंद घी डालना शुरू कर दिया। रात को 11 बजे से नाक में घी डालना शुरू किया। सुबह 7:30 बजे वो बच्ची नॉर्मली जैसे उठती है वैसे उठकर बैठ गई। तो कहने लगी मुझे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया है, मुझे क्या परेशानी है, मुझे बाथरूम जाना है। तो मैं कहा नहीं, तुमको जो भी करना है यही करना। बोले मैं बीमार थोड़ी हूँ, मैं यहाँ क्यों करूँगी, मैं बाथरूम भी जाऊंगी। अब वो जो बच्ची है उसे देखने के लिए डॉक्टर दौड़ के आए। तो उनका ये आश्चर्य की बात है कि ये बच्ची नॉर्मल कैसे हुई। फिर उसे दुनिया भर के वापस टेस्ट हुए। शाम को उन्होंने रिपोर्ट दिया कि चमत्कार हो गया, जो इतना कल ब्लीडिंग हुई थी वो पता नहीं कैसे एकदम नॉर्मल हो गया। अब सुनने में लगता है कि कुछ अटपटी सी बात है, तो क्या ये विज्ञान है क्या? यही मैं समझाना चाहता हूँ कि यही विज्ञान है, ये कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार जैसा लग रहा है लेकिन चमत्कार नहीं। होता क्या है कि जब हम नाक में घी डालते हैं, तो उस घी को स्पर्श करके जो सांस हम ले जाती है हमारे भीतर, वह चार्ज हो जाती है, और उससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। और मैंने कल भी परसों भी बताया थी बात कि अगर शरीर में प्राण शक्ति भरपूर रहे तो वो अपने आप शरीर को स्वस्थ कर देती है। वो प्रोटीन को विटामिन में बदल सकती है, विटामिन को कार्बोहाइड्रेट में बदल सकती है, अगर प्राण शक्ति भरपूर है तो। अगर प्राण शक्ति की कमी है तो आप आहार में से विटामिन भी नहीं, आपको आयरन चाहिए। बाकी सब लोगों को, परिवार के लोगों को आयरन मिल रहा है, लेकिन उसी भोजन से आपको आयरन नहीं मिलेगा, आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, आप उसमें से ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे।
इसलिए प्राण शक्ति अगर मजबूत हो तो शरीर हमेशा बैलेंस रहता है। अगर कोई विकृति आ गई तो वो भी सुधर जाती है। तो जैसे ही नाक में घी डाला, उस घी के माध्यम से प्राण शक्ति मिलने लगी, और जैसे ही प्राण शक्ति मिलने लगी, मेरी माता जी का 15 मिनट में लकवा ठीक हो गया। कोमा में पड़ी महिला का जो है कोमा दूर हो गया। उस बच्चे की जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी वो ठीक हो गई। लेकिन ये कोई औषधि नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। पुराने जमाने में सभी लोग दिन में एक बार जरूर अपने नाक में गिराते। इससे और क्या क्या लाभ? आजकल सबसे अधिक बीमारियां टेंशन से होती है, और टेंशन से होता है कि हमारी प्राण शक्ति नष्ट होती है, और हमारे ब्रेन को अधिक प्राण की आवश्यकता होती है। अगर हम रोज रात को सोते समय अपने नाक में गिरा लेते हैं तो हमें अतिरिक्त प्राण शक्ति मिल जाती है, हमारे प्राणों का पोषण होता है। ऐसे ही सिरदर्द है, माइग्रेन है, इन सब में नाक में गिराने से बहुत जबरदस्त लाभ हुआ। सिरदर्द में तो लाखों लोगों का अनुभव है कि जैसे ही नाक में गिराते हैं 15-20 मिनट के अंदर अंदर सिरदर्द गायब हो जाता है। तो माइग्रेन के पेशेंट है, उन्होंने भी कुछ कई दिन तक लगातार इसका प्रयोग किया, महीने भर के अंदर अंदर माइग्रेन ठीक हो गया। आंखों में तकलीफ है, आंखों में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, आप नाक में गिराना शुरू कर दीजिए, आंखों में आराम हो जाए। एक बार एक सज्जन का फोन आया मेरे पास, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, कार जोरदार उछली और एकदम उलट कर सीधी हो गई। इतना जोरदार धमाका हुआ, बोले चोट तो बिल्कुल नहीं लगी हमको, लेकिन इतना जोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान के दोनों पर्दे फटे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दोनों कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और लगभग 60,000 रुपए खर्च उन्होंने बता दिया। उनका मेरे पास फोन आया कि क्या इसका कोई आपके पास इलाज है? उन्होंने कहा बस सिंपल सा इलाज है कि आप नाक में गिरा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मेरे तो कान में तकलीफ है। मैंने कहा हाँ, कान में हो या कहीं भी हो, आप नाक में गिरा लीजिए। और उन्होंने कहा कि भाई इससे कितना? मैंने कहा महीने पर डाल के देखिए आप। और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने नाक में गिराना शुरू किया, और 20 दिन बाद उनको ऐसा लगा कि जो कान से हवा निकलती थी इनके, वो हवा निकलनी बंद हो गई। 28 दिन बाद जाकर उन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि बोले मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव है कि जब बिना ऑपरेशन के कान ठीक हो गया। तो कान में प्राण शक्ति कम हो गई, आपने नाक में गिरा तो प्राण शक्ति बढ़ गई और कान का छेद ठीक हो गया। किसी को कान से पस आता हो, कान में दर्द होता हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो नाक में गिरा। जिनको जुकाम रहता है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, छींकें आती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग भी नाक में गिरा। आश्चर्य बात की बात है कि जिनको 25-25, 30-30 छींकें आती है एक साथ, तो पहले दिन नाक में गिरा है, दूसरे दिन से अनुभव होगा कि 2 से ज्यादा छींकें नहीं आती। अस्थमा के पेशेंट जिनको एलर्जिक अस्थमा है, तो पहले दिन नाक में गिराने के दूसरे दिन से उनको अनुभव होगा कि एलर्जी ही नहीं हो रही है। जब एलर्जी नहीं होगा तो अस्थमा का अटैक भी नहीं होगा, मतलब एक ही दिन में रिजल्ट। तो नियमित रूप से नाक में गिराते जाइए तो आपको कभी भी अस्थमा के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ेगी, कोई इनहेलर नहीं लेना पड़ेगा। इतना जबरदस्त का लाभ। ऐसे ही जिनको नींद नहीं आती, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, हाथ कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे, आप नाक में घी डालना शुरू कर दें, आप देखेंगे आश्चर्यजनक है। बहुत लोगों का हमको कई वर्षों से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने नाक में घी डाला हमें बहुत गहरी नींद आई। ऐसा नहीं कि रोज के रोज एकदम गहरी नींद आएगी, क्योंकि अभ्यास छुटा हुआ, लेकिन बहुत लोगों को ऐसे लाभ मिले। फिर और भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन प्राण शक्ति जैसी पहुंचती है
तुरंत हमें लाभ होता है। तो इसलिए आप नाक में घी डालने का अभ्यास शुरू करें। महिलाओं को एक बड़ी समस्या रहती है बाल झड़ने की। मैं मजाक में कहता भी हूँ कि भाई टीवी पे जो ऐड दिखा वही चीज दूसरे दिन घर पे पहुंच जाती है बालों के लिए। कुछ महिलाओं ने ऑल क्लियर का ऐड पढ़ा, ले आई, दूसरे दिन जो बाल थे वो भी क्लियर हो गए, क्योंकि नाम ही ऑल क्लियर। तो नाक में घी डालना शुरू करें। और भी कुछ छोटे मोटे उपाय है वो साथ ही लीजिए, लेकिन नाक में घी डालने से बड़ा फायदा है। 40 दिन के अंदर अंदर आपके बाल झड़ना बंद हो जाए। खराटे जिनको बहुत आते हैं वो नाक में घी डालना शुरू कर दें। एक बार एक महिला का मेरे पास फोन आया कि जब से नाक में घी डाल रही हूँ तब से मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा ये क्या बात, आज तक किसी ने भी ये बात नहीं की, बल्कि जिनको पहले नींद आती थी उनको अच्छी नींद नहीं नींद आती थी उनको अच्छी नींद आने लगी। तो मैंने उनको कहा कि आप कैसे डाल रही हैं नाक में? घी को डालने के पहले थोड़ा गर्म करती हूँ। बोला हाँ बिल्कुल गर्म करती हूँ, जैसा आपने बताया था। कटोरी में पानी लेती हूँ, पानी को उबाल गर्म करती हूँ, गर्म करने के बाद चूल्हे को बंद करके उसके अंदर घी की बोतल रख देती हूँ। और घी की बोतल रखने के बाद थोड़ी देर में उसका घी पिघल जाता है, गर्म हो जाता है, फिर वो गुनगुना घी जो है नाक में डालती हूँ 3-3 4-4 बूंद। मैंने कहा घी डालते समय तकिया हटा देती है? बोले हाँ बिल्कुल तकिया भी हटा देती हूँ, गर्दन भी पीछे कर देते हैं। तो मैंने कहा सांस खींची जोर से? बोले नहीं सांस बिल्कुल। बोले मैं थोड़ी डालती हूँ मेरी नाक में, मैं तो मेरे पति के नाक में डालती हूँ। तो पति के नाक में डालती तो आपकी नींद कैसे खराब हुई? बोले पहले मेरे पति खूब खराटे लेते थे, जब से नाक में घी डालना शुरू किया तब से उनके खराटे बंद हो गए। तो मैं रात को उठ उठ के देखती रहती हूँ कि इनको नींद आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये है साइड इफेक्ट। आप नियमित रूप से नाक में घी डालते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। 90 से अधिक प्रकार के रोगों में तुरंत आराम मिलता है। यह 90 से अधिक प्रकार के रोग आते ही नहीं है अगर आप घी डालना शुरू करें। लेकिन घी के बारे में इतना उसको बदनाम किया गया, इतना बदनाम किया गया है कि आज घरों में घी नहीं मिल रहा। आयुर्वेद कहता है कि घी खाना चाहिए और तेल की मालिश की जाती है। घी खाने के लिए है, तेल मालिश के लिए। लेकिन आज घरों में 90% भोजन तेल में बन रहा है। घी को रिप्लेस कर दिया तेल में। और घी भी जो है वो देशी गाय का नहीं है, भैंस का भी घी यूज कर रहे हैं लोग, और किसी पशु का जर्सी वगैरह जैसे जो है, इनको लोग गलती से गाय कहते हैं, मैं तो गाय नहीं कहता हूं उनको, तो जर्सी का भी घी यूज करते हैं। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ देशी गाय के घी को मान्यता देता है, अन्य किसी भी घी को मान्यता नहीं देता। तो हमें देशी गाय का घी ये काम में लेना। जर्सी वगैरह जो है वो वास्तव में विदेशी गाय नहीं है। अब होता है कि मैं अगर देशी गाय बोलता हूँ तो बाकी लोगों को लगता है वो विदेशी गाय है, विदेशी नहीं है, वो प्राकृतिक जानवर नहीं है। उसके लिए हम कह सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड काउ। वो जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके गाय जैसा बनाया गया है, वास्तव में गाय नहीं है। देखिए एक शब्द है कृति। कृति का अर्थ है क्रिएशन, और व्यवस्थित कृति, व्यवस्थित कृति को हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति में इलेक्ट्रॉन जो है लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने वर्षों से घूमे जा रहा है। ये नहीं होता कि वो थक गया है,
अब रुक गया है या उसकी स्पीड कम हो गई है, वो तेजी से घूमे जा रहा है। एक व्यवस्था है कि प्रोटॉन सेंटर में रहता है और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और घूमते घूमते बहुत सारे कलाएं, हम 16 कलाएं कहते हैं, इस 16 कलाएं दिखती है। ऐसा नहीं कि पहले 16 कलाएं दिखती है, 15 कलाएं दिखने लगती है। बरसात जब होती है तो बरसात में हमेशा बूंदों की रूप में होती है, एकदम पैरेलल बूंदे चलती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बूंदे मिलकर एक लोटा पानी हो गया, तो किसी के ऊपर तो एक लोटा पानी गिर रहा है, किसी के ऊपर एक बाल्टी पानी गिर रहा है, सबके ऊपर बराबर एक एक बूंदे ही पानी आ रहा है। तो यह बूंदों में बरसात होना, ये भी एक व्यवस्था है। तो हमें ये देखना है पूरी प्रकृति के अंदर एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझना यही विज्ञान है। व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना ये विज्ञान नहीं है, व्यवस्था को समझना यही विज्ञान है। और इस व्यवस्था को संवारना, प्रकृति को संवारना, यह संस्कृति है। और संवारी हुई प्रकृति को धारण किए रहना यह धर्म है। तो हमें प्रकृति को समझना होगा। आयुर्वेद में प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया, एलोपैथी में तो प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया। एलोपैथी ने केवल और केवल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। इसलिए हम ये मानते हैं कि भाई एलोपैथी साइंस नहीं। अब घी के बारे में जो बात कर रहे थे हम, कि घी में जबरदस्त प्राण शक्ति है, हमारे प्राणों के पोषण करने की शक्ति अद्भुत है। आयुर्वेद कहता है कि 80% रोग जो है वात और पित्त के कारण होते हैं। घी वात और पित्त दोनों को बैलेंस करता है। आज हमारे भोजन में से घी गायब हो गया, इसलिए इतनी प्रकार की बीमारी आ गई। तो हम घी खाना शुरू करें। अब जैसे मैं कहता हूं घी खाना शुरू करें, सबसे पहले महिलाओं को ऑब्जेक्शन होती है कि घी खाएंगे तब तो मोटापा बढ़ेगा। दो प्रकार के मोटापे होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, एक कफ का मोटापा होता है और एक वात का मोटापा होता है। कफ के लोग बचपन से ही मोटे होते हैं, वात के पेशेंट बचपन में तो एकदम पतले होते हैं और बाद में अचानक एकदम मोटे हो जाते हैं। जैसा आप देखिए, खास करके महिलाएं डिलीवरी के बाद एकदम मोटी हो जाती है। तो ये वात का मोटापा है, यानी शरीर में हवा घुस गई और जैसे एक बलून फूल जाता है ऐसा शरीर फूल गया। उस घुसी हुई हवा को निकालने के लिए खूब घी खाइए। जितना घी खाएंगे उतना वो अंदर की हवा जो है वो निकलती चली जाएगी और आपका शरीर शेप में आ जाएगा। लेकिन कंडीशन वो देशी गाय का होना चाहिए। वह दूध में से कच्ची क्रीम निकाल करके उससे बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चे दूध में से क्रीम निकाल के बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि वह दूध का दही बना करके और फिर यशोदा मैया की तरह मत करके और उससे मक्खन निकाल कर फिर उस मक्खन से बनाया हुआ होना है। आजकल अगर कहीं शुद्ध घी मिलता भी है तो वास्तव में घी नहीं है, वो बटर ऑयल है। तो कच्चे दूध में से जो क्रीम निकाली जाती है उसे बटर कहा जाता है। दही से जो निकलता है वो मक्खन। हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मक्खन को ही बटर कहते हैं, बटर को ही मक्खन कहते हैं। तो गलत चीज। बटर कच्चे दूध से निकलता है, मक्खन दही से निकलता है, और मक्खन से घी बनता है और बटर को गर्म करने के बाद बटर ऑयल बनता है। घी जो है उसकी प्रकृति ठंडी है, वह गर्मी को शांत करती है।
जबकि बटर ऑयल की प्रकृति गर्म है, वो गर्मी को शांत नहीं करती। इसलिए हमारे यहाँ पर जितनी भी गर्म औषधियां दी जाती है वो हमेशा घी के साथ। औषधि छोड़िए, हमारे यहाँ पर जो सर्दी के अंदर लड्डू बनते हैं, उड़द के लड्डू हो, गोंद के लड्डू हो, किसी के भी लड्डू हो, तो इस सब के सब घी के साथ बनाए, घी में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि घी उन ड्राई फ्रूट्स की, उड़द की, गोंद की जो भी गर्मी है उसको शांत करती है। लेकिन घी खाने का तरीका है, जब भी आप घी खाते हैं, घी के ऊपर तुरंत कुछ ना कुछ गर्मा गर्म पी लीजिए। आपने लड्डू खाया, ऊपर गर्मा गर्म दूध पी लीजिए। आपने खिचड़ी खाई है खूब घी डालकर, उसके ऊपर गर्मा गर्म कढ़ी पी लीजिए। आपने बाटी खाई है खूब घी के साथ, उसके ऊपर गर्मा गर्म दाल पी लीजिए। या आपने और कोई चीज खाई है तो उसके ऊपर गर्मा गर्म कढ़ी पी लीजिए, गर्मा गर्म काढ़ा पी लीजिए, गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। और अगर कोई भी चीज नहीं है तो गर्मा गर्म पानी पी लीजिए। घी के ऊपर कुछ न कुछ गर्मा गर्म लिक्विड पीना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भोजन करते हैं, भोजन में खूब सारा घी रहता है, तेल रहता है, हम खा लेते हैं और उसके ऊपर बाद में ठंडा पानी पी लेते हैं, मट्टी का पानी पी लेते हैं। कई लोग तो आइसक्रीम खा लेते हैं उसके ऊपर। ऐसा घी, ऐसी चिकनाई हमारे शरीर में जाके जहर बन जाती है। यानी अगर घी के ऊपर आपने सादा पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो वो अमृत जैसा घी जहर हो जाता है। तो जिन्हें अपने आप को पतला करना है, वजन कम करना है, मोटापा घटाना है, तो उन्हें नियमित रूप से खूब अच्छी मात्रा में, कम से कम एक दिन में 50 ग्राम घी खाना चाहिए, देशी गाय का घी। और उसके ऊपर कुछ न कुछ गर्मा गर्म पीना चाहिए। इससे आपका वजन तेजी से कम होगा। मुंबई में एक डॉक्टर हैं, उनका वजन 118 किलो, हाइट भी ज्यादा नहीं, शायद 5 फुट 2 इंच की होंगी। वो मेरे पास आई, बोले मैं सब उपाय कर करके थक गई हूँ पतला होने के, लेकिन अब हालत खराब है क्योंकि नवंबर का महीना था। उन्होंने कहा कि हर साल सर्दी में मेरा 6-7 किलो वजन बढ़ गया, अब फिर सर्दी आ रही है। अब अगर 6-7 किलो वजन बढ़ गया तो मैं घर से निकल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी थाई इतनी मोटी हो गई है कि मैं जब चलती हूँ तो आपस में टकराती है, रगड़ती है आपस में। और अगर 6-7 किलो वजन बढ़ गया तो घर से निकल भी नहीं पाऊंगी। मैंने उनको कहा कि आप घी खाइए। बड़ी मुश्किल से वो 1 घंटा समझाने के बाद मैंने कहा रोज आपको कम से कम 100 ग्राम, यानी महीने में 3 किलो घी खाना होगा। पहले 10 दिन उन्होंने डरते डरते कम खाया, लेकिन 10 दिन के बाद देखा कि 1 किलो वजन कम हुआ, तो फिर उनकी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैंने जैसे कहा वैसे उन्होंने घी खाना शुरू कर दिया। 3 महीने के अंदर उनका 16 किलो वजन कम हो गया। यानी जो हर सर्दी में 6-7 किलो बढ़ता था वो तो दूर होगी बात, वजन जो है 16 किलो कम हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब भी मैंने वजन कम करने का प्रयत्न किया, हमेशा मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो गई। और जब एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ खाना शुरू किया कि वापस वजन बढ़ गया। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि वजन कम होता चला गया और एनर्जी लेवल बढ़ती चली गई। दूसरा आश्चर्य उनको हुआ कि जब भी मैंने डाइटिंग की या किसी भी प्रकार से वजन कम करने का प्रयत्न किया है, तो वाटर कंटेंट तो कम हुआ है, फैट कंटेंट कम नहीं हुआ। कि पहली बार ऐसा हुआ कि 16 किलो में 8 किलो वाटर कंटेंट कम हुआ है, 8 किलो फैट कंटेंट कम हुआ। तो यह घी का प्रभाव, जिस घी से हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, उस घी को हमारे जीवन से निकाल दिया, इससे मोटापा महामारी की तरफ फैल गया। ऐसे ही मुझे 4 बजे तक बोलना है या 4:30 तक बोलना है? डिम्पल जी,
मुझे 4 बजे तक बोलना है या 4:30 तक? यस सर। सर आप ये जो टॉपिक है ना ये कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं कितने बजे तक बोलना, उसी हिसाब से मैं अभी और 15-20 मिनट्स आप ले सकते हो सर। अच्छा ठीक है। या फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे सर। ठीक है। या थैंक यू। दूसरा, घी के बारे में एक आरोप है कि घी जो है वो पचने में भारी होता है। इसलिए जो लोग पहले मेहनत करते थे, किसान खेती में मेहनत करते थे, मजदूर मेहनत करते थे, वो तो घी पचा सकते हैं। लेकिन आज जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम घी पचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब हमको घी कम खाना चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है। हम लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के बजाय उनको आलस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या आप ठीक है, आपकी जो लाइफस्टाइल आपने बदल ली है, अब आप आराम भी कीजिए और घी भी मत खाइए। मतलब हमने घी भी मना कर दिया और श्रम भी मना कर दिया। लेकिन हमारे गांव में मैंने देखा, जब भी कोई व्यक्ति अचानक किसी कार के सामने आ जाए, किसी गाड़ी के सामने आ जाए, तो वो जोर से चिल्लाता था, अरे भैया घी के पैसे नहीं है, भैया संभाल के चला, मेरे पास घी के पैसे नहीं। तो मैंने उनको पूछा, घी के पैसे नहीं, घी के पैसे नहीं, ये हमेशा क्या बोलते रहते? तो उन्होंने कहा कि भाई एक्सीडेंट होगा तो उसको फिर रिकवरी के लिए घी खिलाना पड़ेगा, तो घी के तो काफी पैसे लगते हैं। इसका मतलब जो आदमी जिसका एक्सीडेंट हो गया है वो क्या करता है, वो बेड रेस्ट पे तो रहता है और उस समय उसको खूब घी खिलाया जाता है ताकि फटाफट रिकवर हो जाए। उस समय वो कौन सी मेहनत कर रहा है? किसी पे टांग टूट गई तो मेहनत करेगा, या हाथ टूट गई तो मेहनत करेगा क्या? उसको तो आराम ही करना पड़ेगा। ऐसे समय पे घी खिलाने से बहुत फास्ट रिकवरी होती है। तो ये कहना कि भाई घी जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए श्रम करना पड़ता है, ये सही नहीं। मेरी माँ, मेरी दादी जी और मेरी परदादी और मैं, हम 4 जनरेशन, जब मैं छोटा 4 साल का था तो माउंट आबू गए थे। वहां पर कोई तीर्थ है, बहुत ऊंचाई पर है। मेरी परदादी जी जो 90 वर्ष की थी, वो बिना किसी सहारे के नॉन स्टॉप ऊपर चढ़ गई। मेरी दादी जी 3-4 जगह रुकते 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 ऊपर पहुंची। मेरी माँ जो उस समय केवल 28 वर्ष की थी, वो पालकी में बैठ के ऊपर गई। अब मेरी दादी जी, परदादी जी के 10 संतानें थी, मेरी दादी जी के 12 संतानें थी और मेरी माँ के मैं आखिरी चौथी संतान। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो कई बार हम जब गांव में सब मिलते थे, काका वगैरह सब आते थे, तो ऐसे ही एक प्रसंग था। मैं उस समय थोड़ा बड़ा हो गया था, 7वीं 8वीं में आ गया था, तो कुछ कुछ बातें समझने लग गया था। तो काका लोग हंसी कर रहे थे कि भाई दादी जवान और भाभी बूढ़ी। तो मेरी प्रधान जी ने कहा कि मैंने अपनी डिलीवरी के बाद जो 40 दिन का समय होता है, जिसको हम राजस्थान के अंदर जापा कहते हैं, इस 40 दिनों में मैंने एक एक मण घी खाया, यानी रोज 1 सेर घी। अब 40 मण का मतलब होता है लगभग 37 kg। तो उनका मैंने अपने 40 दिन के अंदर 40 सेर घी खाया। मेरी परदादी ने कहा कि भाई मैंने 40 दिन के अंदर एक एक टिन, यानी एक टिन उस समय 15 kg का आता था, तो मैंने एक एक टिन घी खाया। और मेरा जन्म मुंबई में हुआ, और मुंबई के डॉक्टर कैसे हैं? अब तो सभी डॉक्टर वैसे ही हैं। उन्होंने माता जी को कह दिया कि ज्यादा घी नहीं खाना, और उन्होंने सिर्फ, तो भी माता जी ने 1.5-2 किलो घी खाया। पहले डिलीवरी के बाद इतना घी खाने के बाद औरतें मोटी नहीं होती, और डिलीवरी के बाद 40 दिन तक उनको एक कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, एक ही कमरे में रहती। अब उसमें कौन सी मेहनत कर रही थी? और कभी उनका यूट्रस खराब नहीं होता। इतने इतने बच्चे होने के बाद भी वो जवान की जवान बनी रहती। अब तो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रही।
इसलिए एक झूठा डायलॉग हो गया परिवार नियोजन, पैदा करके दिखाए मेरी परदादी जी के दर 10 या मेरी दादी जी के दर 12 बच्चे। क्षमता शरीर की खत्म कर दी गई है। एक आध बच्चे के बाद ही औरतों की हालत बहुत खराब हो गई, कमर में दर्द है, काम नहीं होता है, ऐसी हालत हो गई, स्टेमिना नहीं रहा। तो ये कहना कि जब कड़ी मेहनत करते कोई घी खाना चाहिए, ये दूसरा झूठ है जो एलोपैथी का आरोप है घी के ऊपर। देशी गाय का घी बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होता है। इतना ही नहीं, जिनका डाइजेशन कमजोर हो गया, जो कहते भाई बिल्कुल भूख नहीं लगती है, आप उनका अनाज बंद कर, जिसको बिल्कुल भूख नहीं लगी, मतलब एक चम्मच भी खाना जिसके लिए मुश्किल होता है, ऐसे मैंने पेशेंट के ऊपर प्रयोग किया। मैंने उन्हें पहले दिन 1 चम्मच दलिया दिया, 1 चम्मच दलिया खाते मना कर दिया, बस अब मैं नहीं खा सकती। फिर उन्हें आधा कप दूध, उसमें आधा कप पानी, आधे कप दूध में आधा कप पानी डाल करके और उसमें 1 चम्मच घी डाल के दिया। मतलब दूध में पानी डाल के गर्म किया और उसमें फिर 1 चम्मच घी डाला और उनको दिया। दोपहर को उन्होंने दलिया खाने से साफ साफ मना कर दिया। शाम को फिर वही जो सुबह दिया था वैसे ही दिया, 1 चम्मच दलिया, 1 चम्मच है ना 1 टीस्पून। इतनी भूख उनकी खत्म हो चुकी। और फिर वही दूध उसी प्रकार से, आधा दूध आधा पानी, आधा कप दूध आधा कप पानी और 1 चम्मच घी। परिणाम हुआ कि दूसरे दिन उनकी क्षमता बढ़ गई, थोड़ा दलिया अधिक मात्रा में खाया, शाम को भी दलिया, दोपहर को भी दलिया खाया, शाम को भी खाया, थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह खाई। तीसरे दिन उन्होंने फुल्का खाया, बिना पानी का पूरा 1 गिलास दूध दिया। पहले तो 1 कप भी नहीं लिया था, आधा कप लिया था। और तीसरे दिन पूरा 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध दोपहर को, 1 गिलास दूध शाम को, 2-2 चम्मच घी। 25 दिन से उनका इलाज चल रहा था और इलाज का असर ये हुआ कि उनकी भूख खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही उनको घी दिया गया, धीरे 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 उनका डाइजेशन ठीक हो गया और धीरे धीरे मतलब केवल 3 दिन के अंदर डाइजेशन पूरा ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो जिनका डाइजेशन कमजोर है उनको घी खिलाना शुरू कर दीजिए। जैसे अग्नि मंद हो जाती है, हमारी जठराग्नि होती है, वो भी अग्नि। तो जैसे अग्नि मंद होने पे हवन के हम करते हैं, अग्नि मंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें हवन सामग्री नहीं डालते, क्या डालते हैं, घी डालते हैं। तो घी डालने से वह अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में घी नहीं खाना, ये भी गलत है। मैं कहता हूँ 40 साल की उम्र तक आपने घी नहीं खाया, कोई बात नहीं। 40 साल के बाद अगर आपने घी नहीं खाया तो आप न तो अच्छी तरह से जी पाएंगे, ना अच्छी तरह से मर पाएंगे। अगर आपको स्वस्थ जीना है और स्वस्थ मरना है तो घी खाना शुरू कर दीजिए। मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी 2 वर्ष से पैरालिसिस कारण बिस्तर पर पड़े। एक दिन वो मेरे पास आए, मुझे कहने लगे उत्तम जी पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैं गांव से यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ से गांव जाता हूँ, 10-15 दिन नहीं होता खबर आती पिताजी एकदम सीरियस हो गए। फिर दौड़ कर आता हूँ मुंबई, फिर दौड़ के जाता हूँ गाँव, पिताजी गाँव में है और मैं मुंबई रहता हूँ। तो मैं मुंबई आता हूँ कि खबर आती है पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर मैं दौड़ कर जाता हूँ गाँव में, फिर उनके बाद 10-15 दिन रहता हूँ, उनका इलाज करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर वही बात, 10-15 दिन 20 दिन निकलेगी, फिर खबर आती है पिताजी की तबीयत एकदम खराब है। पिछले 6 महीने से चल रहा है ये और पिताजी बहुत कष्ट पा रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया कि भाई उम्र हो गई है, जाने का समय भी आ गया उनका, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आखिरी क्षण तक एकदम प्रसन्न, किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने उनको कहा कि आप घी खिलाइए। उनको बड़ा आशीर्वाद है, बोले 2 साल से वो बेड पर पड़े हैं और आप घी खिलाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं जो बोलता हूँ उनको काफी समझा, क्योंकि वो नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ, तो मानने को तैयार नहीं कि घी खाना चाहिए व्यक्ति को। 1-1.5 घंटे उनको समझाने में लगा और बाद में वो तैयार हो गए, ठीक है मैं प्रयोग करने को तैयार हो गया।
उन्होंने गांव में गया, पिताजी को घी खिलाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन उनका फोन आया कि तुम आज तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रोज पिताजी को उठाकर बैठाना पड़ता था, तो मैं सुबह जाके उनको बैठाता था, लेकिन आज मैं सुबह गया तो देखा पिताजी खुद ही बैठे हुए। तो मैंने पूछा किसने बैठाया आपको? बोला मैं अपने आप बैठ गया। 2 साल से वो उठ नहीं पा रहे थे और अपने आप उठ के बैठ गए। मैंने कहा अभी तो ये शुरुआत हुई, अभी आप देखिए। 8वें 10वें दिन उनका फोन आया कि आप तो गजब हुए, पिताजी बेड पर से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने मुझे आवाज दी। तो मैं दौड़ के गई, क्या हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया नीचे? तो देखा वो खड़े हैं, बुरी तरह से कांप रहे हैं। तो मैं उनको बैठाने लगा, तो बोले नहीं मुझे बैठा मत, मुझे बाथरूम लेके जाओ। 2 साल के बाद वो अपने आप बाथरूम गया। तो बोले हुआ ये कि पैरालिसिस होने के बाद सभी ने कहते कि इनको घी बंद करो। मैंने कहा अगर आप घी खिलाते तो इनका पैरालिसिस बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आपने घी खिला बंद करके इनकी दुर्दशा कर। तो बुढ़ापे में यानी 40 वर्ष के बाद, बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 40 वर्ष के बाद घी खाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ना हम स्वस्थ जी सकेंगे ना स्वस्थ मर सकेंगे। मौत भी कष्टदायक और जीवन भी कष्टदायक। तो ऐसा जो घी हमको दवाइयों से बचाता है, वो घी हमें अपने बजट के अंदर बहुत महंगा लगने लगा। और जो दवाइयां जिनके कारण हर साल, इस साल तो मुझे पता नहीं कितने हुए, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे गए पता नहीं, लेकिन एक पुरानी रिपोर्ट है उसमें बताते कि हर साल केवल और केवल बीमारियों के कारण 7% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये हमारे बजट में नहीं बैठ रहा है, तो क्या बीमारियां हमारे बजट में बैठ रही, ये दवाइयां हमारे बजट में बैठ रही? हम घी खाना शुरू कर दें, जैसे हम घी खाना शुरू करेंगे हम 80%, दावे के साथ कहता हूँ 80% बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत सी बीमारियां जो आ गई वो भी खत्म हो जाएगी और बहुत सी बीमारियां भविष्य में आएगी भी नहीं। विज्ञान का मतलब है स्वस्थ जीना। एलोपैथी ने ऐसे कर दिया है कि बहुत सारे रोग शरीर में होते हुए आप जी रहे हैं, ये कमाल की बात है। ये विज्ञान, रोगों के साथ जीना ये विज्ञान है कि बिना रोगों के जीना ये विज्ञान है। आज जिस आदमी को देखो तो 5-7 रोग आराम से लेके बैठा है। मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। ये गर्व की बात है कि शर्म की बात? ये विज्ञान वाला युग है या अज्ञान का युग है? विज्ञान के युग में बिना रोग के जीना चाहिए और हम तो 8-10 रोग पाल पाल के जी रहे। आज एक स्वस्थ व्यक्ति ढूंढने चले जाओ तो आपको स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक ढूंढते रहिए, एक परिवार आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा। बच्चे बीमार, जवान बीमार, बुढ़ाओं की तो बात ही अलग है। बच्चों को देखो तो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, कोई डिस्लेक्सिक चाइल्ड है, कोई ऑटिज्म का शिकार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को मतलब मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं शारीरिक रोगों के साथ साथ। तो इसलिए घी खाना चाहिए। अब तीसरा एक आता है कि भाई घी खाएंगे तो घी तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं। आयुर्वेद ने देशी गाय के घी के लिए कहा है हृदय। हृदय यानी हृदय के लिए गुणकारी। हम आयुर्वेद के ऋषि जिन्होंने कभी अपने ज्ञान का पेटेंट नहीं करवाया, जिन्होंने अपने ज्ञान से कभी पैसा नहीं कमाया, हम उनकी बातों पर विश्वास करें या जो बिकाऊ वैज्ञानिक है उनकी बातों पर विश्वास करें? तो आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा है हृदय, हृदय के लिए बहुत गुणकारी। और आज के लोग कह रहे हैं कि नहीं हार्ट के लिए बहुत खराब, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हार्ट पेशेंट देशी गाय का घी खाने लगा तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी। अगर उसका घी बंद करवा दें तो ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी और ऑपरेशन के माध्यम से 4-5 लाख रुपए तो आराम से लूट ही लेंगे। एंजियोप्लास्टी भी करेंगे तो भी 2-2.5-3 लाख तो लूट लेंगे। वास्तव में होता क्या है कि जो हमारे आर्टरीज होती है, जो
हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, इन आर्टरीज के अंदर रूखापन आ जाता है और उस रूखेपन के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल चिपकना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे क्लॉट होते चले जाता है और वो पूरे एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो पूरा आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और तब हार्ट अटैक आते हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से देशी गाय का घी खाते हैं और उसके ऊपर गर्म लिक्विड पीते हैं तो वो जब आर्टरीज में जाता है तो आर्टरीज के अंदर पूरी चिकनाई बनी रहती है और उस चिकनाई के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल चिपकता नहीं। तो इसलिए देशी गाय का घी खाने वाला व्यक्ति जो है उसका हार्ट आखिरी दम तक एकदम स्वस्थ रहता है। लेकिन जो देशी गाय का घी नहीं खा रहे हैं उनकी आर्टरी सूखने लगती है, वहां कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगता है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक आया तो ये होगा या फिर आप ऑपरेशन कराइए। और ये केवल हार्ट की आर्टरीज के साथ हो रही है, आपकी ब्रेन की आर्टरीज के साथ होगा तो क्या करेगा? फिर आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा क्योंकि आपकी नस फट गई। तो नस फटने के बाद क्या होगा? आर्टरी सूख गई, सिकुड़ गई, तो प्राण का प्रवाह था वो रुक गया तो क्या होगा? तो इसलिए आप खूब अच्छी मात्रा में देशी गाय का घी खाइए। अब देशी गाय लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप देशी गाय बोल रहे हैं, तो हम कैसे पहचाने कौन सी गाय देशी है कौन सी देशी नहीं है? देशी गाय की सबसे पहली पहचान है कि देशी गाय की आंखें दुनिया में सबसे सुंदर होगी। आप देखिए कभी देशी गाय के, हमने तो डिप्रेशन के पेशेंट को भेजा देशी गाय के, आप रोज जाके देशी गाय की आंख में देखिए, पहले दिन से ही वो डिप्रेशन के बाहर आने लगे। इतनी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर आंखें जिसमें इतनी प्राण शक्ति भरी गई, इतनी ऊर्जा है कि अगर आप उसकी आंखों में झांकते रहे आधा घंटा तो ये होगा कि आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो माँ की आंखों की तरह आंखें हैं। लेकिन आप जर्सी वगैरह की आंखें देखिए या दूसरे पशुओं की आंखें देखिए, उनकी आंखें तो बहुत विभत्स है, सुंदरता नाम की कोई चीज ही नहीं। जर्सी की तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई थायराइड की पेशेंट जिसकी आंख निकल गई बाहर। दूसरी बात, आप देशी गाय के देखिए तो उसके जबड़े के नीचे से गल कंबल शुरू हो जाए। आप देखेंगे झालरदार एक लंबी चमड़ी स्किन है, आपको लटकी दिखाई देगी। जर्सी में भी होती है लेकिन बहुत छोटी होती है, हाइब्रिड में थोड़ा मिक्स टाइप की होती है, लेकिन देशी गाय के अंदर जो है वो बहुत लंबी झाल होती है जिसको गल कंबल कहा जाता है। तीसरी निशानी है हमारे देशी गाय के पीठ के ऊपर, जिसको इंग्लिश में हम्प कहा जाता है, संस्कृत में कपूत कहते हैं, ऐसा उभरा हुआ कपूत जैसा रहता है। और यह कपूत जो है यह हमारी देशी गाय की पहचान। जबकि जो जर्सी वगैरह जो है उनको आप देखेंगे उनका एकदम स्ट्रेट रहती है, बहुत हल्का सा उभार जैसा दिखाई देता है, विशेष नहीं। और आप गाय का शेप देखिए पीछे से, पूंछ की तरफ से, तो आप देखेंगे हमारी देशी गायों के पीछे से जो है शरीर गोलाई लिए हुए हुआ है। जबकि आप जर्सी वगैरह का देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पुरानी टेबल कोई टूटी हुई रहती है तो कैसे बाहर हिस्सा निकला हुआ रहता है, चौकोन जैसा, बड़ा ही गंदा शेप रहता है। क्योंकि हमारी गाय का पीछे का शेप जो है बहुत ही सुंदर होता है, पूरा गोलाई लिए होता है। फिर गाय की आवाज, हमारी देशी गाय की आवाज में माँ की ध्वनि आती है, जबकि उनका ऐसा लगेगा जैसे कोई फटा हुआ भोंपू बज रहा है। ऐसे हम देशी गाय का दूध पिए, आज देशी गाय का घी खाए। आज डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण डेयरी का दूध पीना है। मैंने पिछली बार बताया कि डेयरी जो है, अब इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया कि मुझे पता नहीं मैंने किस लेक्चर में बताया, डेयरी का दूध जो है, डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट है वो जहर है। डेयरी जो खोली गई है
वो स्लॉटर हाउस के लिए खोली गई है ताकि अधिक से अधिक पशु उनको मिलते रहे। कि देशी गायों को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ डेयरी का है। हमको ये देखना था कि किस दूध में प्राण शक्ति अधिक है, लेकिन डेयरी ने क्या किया, डेयरी ने पैमाना अपनाया कि किसमें फैट अधिक है। एक तरफ कहते हैं फैट शरीर के लिए हानिकारक है, और दूसरी तरफ जिसके अंदर फैट ज्यादा है उसकी कीमत ज्यादा है। ये कौन सा साइंस है? भैंस का दूध क्यों महंगा बिक रहा है? क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है। तो हानिकारक चीज जिसमें ज्यादा है तो उसका कीमत ज्यादा कैसे होगी? ये कोई डेयरी साइंस पे आता है? इस डेयरी के कारण भयंकर दूध के अंदर भयंकर मिलावट हुई है। आज मार्केट में पूरे भारत में केवल और केवल 25% दूध जो है उसका प्रोडक्शन है, और 100% 100 लीटर दूध बिकता है तो केवल 25 लीटर दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। और उस 25 लीटर में भी देशी गाय का दूध बहुत ही कम। वास्तव में 1.5 से 2% देशी गाय का दूध है। आज आपको जितना दूध चाहिए उतना मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? इतना तो पशु तो इतनी बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं, तो इतना दूध कहां से आ रहा है? तो डेयरी के प्रोडक्ट का कई लोग विरोध करते हैं, मैं भी बहुत विरोध करता हूँ कि डेयरी के प्रोडक्ट मत खरीदिए। डेयरी ने दूध को सत्यानाश कर दिया। हमारे देश में रॉ मिल्क का महत्व था कि दूध ताजा ताजा पीना चाहिए। यहाँ गाय को दुहा और यहाँ दूध पी लिया, भैंस को दुहा और दूध पी लिया। फिर आया कि भाई हमेशा तो ऐसा संभव नहीं, तो दूसरा तरीका बताया कि दूध को उबाल कर पीजिए। अगर दूध 48 मिनट तक पड़ा रह गया है तो फिर आप उसको उबाल लीजिए, वो ज्यादा अच्छा। फिर आप ऐसे ही मत पीजिए। लेकिन डेयरी में क्या हो रहा है? डेयरी में दूध को प्रेशराइज किया जाए। प्रेशराइज क्या होता है? उसको 80 डिग्री तक गर्म करते हैं और एकदम एक झटके में 4 डिग्री तक ठंडा करते हैं। इससे दूध के अंदर की प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। यानी आप समझिए कि जिस दूध में अगर 100% प्राण शक्ति थी वो 50% से भी कम हो जाती है। एलोपैथी की भाषा में कहना चाहे तो एंजाइम उससे घट जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई हम तो बैक्टीरिया को नाश कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया का नाश नहीं, ये दूध का ही नाश। आप दूध उबाल लेंगे तो उससे भी बैक्टीरिया का नाश हो जाएगा। लेकिन शहरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रेशराइज मिल्क है ये बड़ा एक स्टैंडर्ड है। कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है। घटिया चीज को दूध का प्राण शक्ति नष्ट कर दी और आप उसको स्टैंडर्ड करें। दूसरी बात है, आपके अंदर इतना दूध के अंदर इतना फैट होना चाहिए। अगर फैट कम होगा तो क्या होगा? आप एडिशनल कहीं से फैट लाके मिला देंगे, और वो फैट की क्या गारंटी? दूसरी बात है, इतना एसएनएफ होना चाहिए ना, सॉलिड नॉन फैट होना चाहिए। तो फिर वो मिल्क पाउडर मिला देते हैं उसके अंदर। डेयरी जो है, डेयरी के कारण दूध के अंदर मिलावट को प्रोत्साहन मिला, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट मत खरीदो। जहां तक हो सके सीधे देशी गाय का दूध लीजिए। प्रेशराइज मिल्क से भी आप बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें फिर पानी भी मिलाया जाता है, उसमें पाउडर भी मिलाया जाता है। तो उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि हमेशा इसी स्टैंडर्ड का दूध होना चाहिए। तो आप देशी गाय का दूध लीजिए, देशी गाय का घी लीजिए, तब आपको लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल की जो जनरेशन है, हमने देखा है कि घी खाने से डरेंगी, नेचुरल फ्रूट्स है, फल खाने से डरेंगी, और जो दूध पीने से डरेंगे। लेकिन जो आप देखेंगे कि पिज्जा है, बर्गर है, चीज है, वो भर भर के खाते हैं, और उसके ऊपर सत्यानाश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो हार्ट ब्लॉकेजेस तो होने ही है, हार्ट के केसेस तो बढ़ने हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज करने जैसी है। वापस हमें आयुर्वेद की तरफ जाना है, जो आपने बताया उस तरफ हम जाएंगे तो वापस हम हेल्थ की तरफ आ सकते हैं सर। मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर। अभी देखिए 1.5 ईयर हुआ, अब ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे, इनका पूरा सब कुछ जूम में चल रहा है। स्कूल हो, ट्यूशंस हो, फिर उसके ऊपर से वो होने के बाद में उनको मोबाइल में खेलना भी होता है। तो पूरा दिन एक मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने रहते हैं,
और काफी सारे बच्चों को अभी ये 1.5 साल में चश्मा लग गया है सर। तो ये जो प्रॉब्लम है सर, ये तो हम ये अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि पूरा दिन इनका जूम में ही स्कूल और उसका ट्यूशंस होते हैं। तो ये जो घी है सर, क्या ये बच्चों को भी हम खिला सकते हैं सर? मीन्स किस तरह से उनका आईसाइट में ये हेल्प होगा सर? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हमारे हमारे मक्खन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृष्ण कन्हैया। ओके यस। तो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज है मक्खन। अच्छा। लेकिन अब हमारे घर में तो मिक्सी आ गई है, भिगोना कौन करे यशोदा मैया को? अगर यशोदा मैया की तरह भिगोना करके दही में से मक्खन निकल जाए तो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक है। आज तक इससे बढ़िया टॉनिक दुनिया में कोई बना नहीं पाया। अच्छा सर। दिमाग के लिए, आंखों के लिए और शरीर के लिए, तीनों के लिए बहुत ही फायदेमंद। ओके सर। लेकिन अगर मक्खन अवेलेबल नहीं है तो अपने बच्चों को घी दिया जाता है। मक्खन घी से भी बढ़िया है, ताजा मक्खन। लेकिन अगर मक्खन नहीं अवेलेबल है तो फिर आप देशी गाय का घी दीजिए। ओके सर। हाँ। और जैसे मैंने बताया छोटे बच्चे हैं तो उनके नाक में एक एक बूंद भी डालेंगे घी तो भी चलेगा। अच्छा। 6 महीने का बच्चा उसके नाक में भी डाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा वार्म करके डालना है, थोड़ा गर्म। बिल्कुल, हल्का गुनगुना होना चाहिए। अच्छा सर। ओके, एंड ये एवरी डे डालना है? हाँ, रोज रात को सोते समय डाल दीजिए। उसके ऊपर पानी नहीं पीना है। अगर कभी प्यास लगी जाए तो फिर गर्म पानी पीना पड़ेगा। अच्छा। उसे खींचना नहीं है। हाँ जी, ऐसे नाक को दबाना है नाक में घी डालने के बाद। अच्छा। ताकि वो घी जो है नाक में चिपक जाए। हाँ। और रात भर जो सांस हम ले रहे हैं वो सांस के साथ साथ भीतर जाता है। अच्छा। ठीक है जी। ओके सर। ओके। ओके। तो ये बच्चों को बहुत फायदा करेगा, एक चीज। दूसरी चीज है, ये देखिए मैंने, ये दिख रहा है आपको मेरे मोबाइल पे कुछ लगा हुआ है यहाँ हाँ। पर? हाँ दिख रहा है। ये इस प्रकार का एंटी रेडिएशन चिप है। ये एंटी रेडिएशन चिप हर बच्चे के, हर एक अपने भी मोबाइल पे लगा लीजिए। ये गाय के गोबर से बना हुआ है। जब मैं अगली बार विषय रखूंगा तो इसके बारे में रखूंगा, लेकिन अभी आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस एंटी रेडिएशन चिप से बहुत कुछ बचा होगा। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा, मोबाइल में भयंकर नेगेटिव एनर्जी। करेक्ट सर। तो ये हमारे दिमाग को भी खराब कर रहा है, हमारे शरीर को भी खराब कर रहा है। आंखें तो खराब कर ही रहा है। तो कम से कम अगर आंखों को नहीं बचा सकते बाकी चीजों को तो बचाए, ब्रेन को और शरीर को तो बचाए हम। तो उसके लिए बच्चों के हर एक के मोबाइल पे ये एंटी रेडिएशन चिप लगवा देते हैं। तो फिर उनको उसका नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। एंड अभी आप जब भी बता रहे थे पैरालिसिस के बारे में बता रहे थे सर, वो पेशेंट कुछ आपके दोस्त का एक एक्सपीरियंस आप बोल रहे थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, वो जो घी आप बोल रहे थे ना हर दिन लेना है, वो कैसे, दूध में डाल के लेना है या खाने में डाल के लेना है, किस फॉर्म में? देखिए, तो आपके फ्रेंड, उनका फादर का पैरालिसिस ठीक हो गया आप बोल रहे थे, तो वो घी को किस फॉर्म में लेना है? अभी घी तो बहुत सारे फॉर्म में लिया जा सकता है। हम चावल दाल खा रहे हैं तो चावल पे डाल के लिया जा सकता है, दाल में डाल के लिया जा सकता है, और सब्जियों में डाल के लिया जा सकता है, या फिर सीरा बना के खा सकते हैं, कोई मिठाई बना के खा सकते हैं, लड्डू वड्डू। इसके अलावा दूध में डाल के ले सकते हैं आप। बहुत तरीके हैं। घी ऐसे पिया जा सकता है। अगर आपने फिल्म देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो मिल्खा सिंह 2 किलो घी लेके जा रहे थे और पुलिस उनको रोकती कि भाई तुमने इसका टैक्स दिया कि नहीं दिया, और टैक्स नहीं दिया हो तो आगे लेके नहीं जा सकते। तो मिल्खा सिंह वही 2 किलो घी पी जाते हैं उसके सामने। तो अब मैं आगे जा सकता हूँ? तो सब हंसने लगते हैं पुलिस के कांस्टेबल के ऊपर। तो वो चले जाता है 2 किलो घी पी गए। तो पहले लोगों की कैपेसिटी तो 2-2 किलो घी पी जाते थे, और वहीं उन्होंने पुशअप्स किए उसके सामने 50-100, तो सब हंसने लगे, वो चला गया। तो घी किसी भी रूप में लिया जाए। आप सुबह को खाली पेट भी घी ले सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, घी पी के चले जाइए, एक्सरसाइज करने चले जाइए। तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं। मगर घी के बाद मैंने जैसे बताया कि आपको कुछ गर्म चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर। गीतांजलि
सबसे पहले तो बहुत बहुत सच शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी और मुझे अपना बचपन याद आया कि हम लोगों ने हर वक्त दूध में ही घी डाल के पिया है, अच्छा घी। हमारी दादी जी ये ने मस्ट कर दिया था कि हम लोग बचपन में दूध में घी डाल के पीते थे, और घी बुरा भी हम लोगों ने बहुत खाया है। इवन मेरे नाना जी वैद्य थे तो वो हर किसी को घी बताते थे, उस वक्त ये समझ में नहीं आता था। तो घी तो मेरे खाने का मतलब, मैं घर में जो भी खाना बनाती हूँ उसका एक अनडिवाइडेड फैक्ट है, मतलब अविभाज्य अंग है। हम लोग खिचड़ी दाल सभी में काफी घी डालते हैं, चावल वगैरह में। और जहां तक देशी गाय का संबंध है उसमें हम लोग पथमेड़ा का घी यूज कर रहे हैं, इज इट गुड? देखिए, पथमेड़ा में की डेयरी थी, अच्छा। उस डेयरी पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो अब वो घी बहुत समय के लिए बंद हो गया था, अब फिर से शुरू हुआ है। हाँ, फिर से शुरू हुआ है सर, बीच में बंद हो वेद गया। लक्षणा के नाम से, वेद लक्षणा के नाम से घी आ रहा है, वो बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, मुझे यही पूछना था। अदरवाइज घी तो हम लोग खा ही रहे हैं और काफी मतलब घी हम लोग यूज करते हैं, गाय का घी ही है। तो बहुत अच्छी जानकारी, 2-3 काफी नई जानकारी आपकी मिली जो मुझे पहले नहीं थी। कि घी के बाद जो गर्म चीज है वो जरूरी है लेनी, ये एक बहुत अच्छी, जिससे कि वो जमे नहीं, मतलब अंदर गर्म चीज शायद इसीलिए जरूरी है कि जो हमारी आर्टरीज वगैरह में उसमें भी वो हेल्प करेगा खुलने के लिए, बिल्कुल। ये इसके पीछे का रीजन है। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गीतांजलि जी। सर, एक आपने बताया कि वात मोटापा और कफ मोटापा, वात का तो आपने बता दिया, कफ मोटापा कैसे कर सकते हैं ये आप बताएंगे आने वाले सेशंस में? हाँ, आने वाले समय में बताता हूँ। ठीक। और एक सर क्वेश्चन था, मेरी सिस्टर का भी एक्सीडेंट काफी मेजर हुआ था, तो उसकी सारी यहाँ से फ्रैक्चर बाजू हो गई थी, तो उन्होंने ग्राफ्टिफिकेशन करके उसका थाई से लेकर उसका लगाए थे, तो अगर हम उसे घी देते थे तो उसके जख्म नहीं सूखते थे, तो इसका भी कोई फंडा होता है ऐसा? घी देते तो क्या होता? उसके जो मतलब जख्म थे ना वो जल्दी हील नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर्स भी परेशान हो रहे थे, दे रहे हैं तो जख्म क्यों नहीं। फिर नानी ने हमारे बताया कि आप इसको घी मत दो क्योंकि घी इसके जख्म नहीं सूखने दे रहा, तो वो जैसे ही बंद किया उसका 1 हफ्ते के बीच में रिकवरी शुरू होगी। हाँ, तो मैंने कहा ना कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद देशी गाय के घी को छोड़कर अन्य किसी घी को मान्यता देता ही नहीं है। ओके, अगर और कोई घी देंगे तो नुकसान ही करेगा। राइट मैंने कहा कि देशी गाय का दूध बहुत ही बढ़िया है, अभी मैं कह रहा था, और वही जर्सी का दूध जो है वो डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। डेयरी के प्रोडक्ट है वो डायबिटीज के सबसे बड़े कारण है, क्योंकि डेयरी में तो सब मिल जाता है, उसमें भैंस का, जर्सी का, देशी का, सबका मिला देते हैं, मिक्स है। हाँ जी, बिल्कुल। डेयरी का दूध डायबिटीज वालों को नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर देशी गाय का दूध मिलता है तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो जो उसमें भी हमारे ऊपर जैसे दूध उबालते हैं तो जो मलाई बनती है देसी दूध, गाय के दूध के ऊपर भी वो चाहे कम निकलती है, पर उसको इकट्ठा करके भी हम जो घी निकालेंगे वो उसमें आएगा कि वो दूध जमाकर ही जो दही से बनाते हैं वही घी अच्छा है? अब क्या हो गया, पहले तो हमारे घर में 5-5, 10-10 लीटर दूध आता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। जी। अब सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जी। तो एक 2 लीटर दूध आ रहा है घरों में। जी। उसकी मलाई हमको इकट्ठा करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका घी बनाया जाए तो बनता ही नहीं है। तो बिल्कुल सर, ये मलाई को मत इकट्ठा कीजिए, दूध की मलाई मत ठीक है, राइट, वो बच्चों को ऐसे ही खिला दे। आप जैसे 2 लीटर दूध लेते हैं जी। अब आपने 1.5 लीटर काम ले लिया, आधा जी। लीटर बच गया, तो आधा जी। लीटर दूध उस मलाई के साथ ही जमा दीजिए, अच्छा। और फिर वो दही की मलाई निकाल के इकट्ठा कीजिए। जी। तब वो आपको लगे कि अब ये घी लायक हो गई है, तब उसको मत लीजिए, हाथ से मत लीजिए, मिक्सी से मत लीजिए उसको, और उस मलाई को मत करके दही के साथ ही मत लीजिए उसको, और बाद में उससे जो मक्खन निकलेगा उस मक्खन से आप घी बना लीजिए। ये दूध की जो मलाई इकट्ठा करके जो बनाते हैं ये गलत तरीका है, ये बीमारी का घर है। जी जी जी, ठीक है। और एक अभी सर आपने एंटी रेडिएशन चिप बोला है, वो हमने खुद बनानी है कि वो बनी हुई मिलती है? वो हमारे सेंटर पे तो मिल जाएगी आपको, मेरे आपका कोई? हाँ, अच्छा, वो हम ऑर्डर भी कर सकते हैं? हाँ, ये देखिए मैंने पीछे मेरे आपको इच्छा दिख रहा होगा, गो सुषमा,
बैनर दिख जी रहा होगा? जी जी, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, तो ये मेरा सेंटर है, जी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आपने बीच में भी थायराइड के लिए भी कुछ बताया था सर? थायराइड में भी आप नाक में घी डालिए, बहुत लाभ होगा। फिर आने ठीक वाले है। समय में जब एक एक बीमारी के बारे में बताऊंगा तो थायराइड के हाँ बारे जी, में हाँ बताऊंगा। जी, राइट सर, राइट, फिर अभी थैंक यू नाक में वेरी घी मच डालना शुरू सर। कर दीजिए, बहुत पहले दिन से ही आपको थायराइड के पेशेंट को लाभ दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि सही बात है कि जितने पैसे हम दवाइयों पे लगाते हैं उतने बल्कि घी सस्ता पड़ेगा हमें। हाँ, मैं तो कहता हूँ अगर किसी घुटने में दर्द है तो नी जी, ट्रांसप्लांट कराने में 7-8 लाख रुपए कम से कम लग जाते हैं। उतने रुपए बिल्कुल के आराम से। बैठे आप घी खा लोगे और आपके रुपए यूं क्यों तो सुरक्षित वो तरीके से खा लोगे। जो तो जो नीज का आपने बोला, जैसे अभी वो आपने एक बहुत अच्छा बताया कि पानी बैठ के और दूध खड़े, वो देसी घी वाला दूध खड़े होके पियो, तो वो भी बहुत अच्छा। लेकिन एज एज फैक्टर का कोई होता है कि कई, अब जैसे मेरे मम्मी थे, उन्होंने रिटायरमेंट मतलब 60 साल की उम्र के बाद हमने उनका नी ट्रांसप्लांटेशन वो हमें करवाना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उनकी। तो इस एज में भी अगर हम किसी को देते हैं तो वो भी उतना ही वर्कआउट करेगा कि कोई एज के ऊपर होता है? देखिए, पहले नी पेन की बीमारी ही बुढ़ापे की मानी जाती जी जी जी, है। बिल्कुल। ये तो नहीं, ये फिर भी हमारी बुढ़ापे की जिंदगी नहीं होने रहेगी लगी सर, है। ये जवानों में भी है। हाँ, अब जवानों को होने लगी, पहले नहीं होती थी। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये जो नी पेन की प्रॉब्लम है, इसमें घी खाने से जबरदस्त लाभ होता है। हम तो लोगों को ये कहें राइट। कि भाई आप एक काम कीजिए ना कि अपना वो हम्म। उतना रुपया जमा कर लीजिए और घी खाइए उसके जी, ब्याज में, और सही घी खा बात लीजिए। है। और जब आपका घुटना ठीक हो जाए तो वो जो रुपए हैं तो किसी गौशाला को दे दीजिएगा, दान कर दीजिए। बिल्कुल वहाँ सही। गायों की सेवा हो रही है। थैंक यू गीतांजलि जी। सुनीता जी प्लीज आप आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं ये मैं ये पूछ रही थी कि मेरी बेटी को 3 साल हो गए हैं, उसको ना लकवे का अटैक आया था हाँ जी। और सिर का ऑपरेशन भी हुआ है उसका। 30 साल की है वो, शादी हो गई है। तो उसका हाथ का से पूरा मूवमेंट्स नहीं आ रहा है और पैर का भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए गाय का घी का कुछ बताएंगे क्या? हाँ जी, उनको बिल्कुल एक तो तेल बंद कर दीजिए। हाँ जी। तेल उनका बिल्कुल खाने में बंद कर दीजिए अच्छा अच्छा। और उनको खूब देशी गाय का घी खिलाइए, कम से कम। अब जितना मैं जो बोल रहा हूँ तो ये ध्यान रखिए उनको डाइजेस्ट भी होना चाहिए उतना। हाँ हाँ। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 100 से 125 ग्राम घी डेली उनको खिलाना चाहिए। 100 से 125 ग्राम। हाँ, एक चम्मच 5 ग्राम का होता है, तो 20 से 25 ग्राम चम्मच, 25 चम्मच जो है उनको प्रतिदिन खिलाइए। रोज का खिलाए? हाँ, तो अगर समझो आप पहले दिन से खिलाना शुरू कर दें तो शायद नहीं डाइजेस्ट हो, तो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाइए। पहले दिन 7-8 चम्मच, फिर 10 चम्मच, फिर 12 चम्मच से बढ़ते जाएंगे। तो किसमें खिलाए ऐसे वो? मैंने जैसे बताया किसी भी चीज में खिला सकते हैं। अच्छा अच्छा। चावल में डाल के खिला सकते हैं, ऊपर गर्मा गर्म दाल डाल लीजिए। खिचड़ी में डाल के खिला सकते हैं, ऊपर गर्मा गर्म कड़ी पी ले। वो लड्डू खा सकती हैं, उसके ऊपर गर्मा गर्म दूध पी लें, या कोई गर्मा गर्म सूप पी लें, काढ़ा पी, मतलब ऐसे कोई भी चीज किसी भी रूप में खा सकते हैं। ऐसे भी पी सकते हैं, कटोरी उठा के ऐसे भी पी सकते हैं। उसके ऊपर भी फिर ऊपर से काढ़ा पी लेना, या फिर दूध में घी डाल के पी लेना। अच्छा जो भी होगा, अच्छा। अधिक से अधिक घी खाएंगे तो उनको बहुत जल्दी से रिकवरी होगी। मतलब 3 साल करीब हो गए हैं ऐसे? हाँ जी। 3 साल करीब हो गए हैं उसको हाँ, ऐसे। तो ये आप कीजिए और नाक में घी का जरूर। नाक में डाले? हाँ, तो उनको काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। ऑपरेशन भी हुआ है सिर का उनका? हाँ जी। ऑपरेशन हुआ है सिर का भी? सिर का ऑपरेशन किस चीज का? सिर का ऑपरेशन भी हुआ है। नहीं, किस कारण से? वो लकवे का अटैक आया था तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था सिर का। अच्छा, देखिए अब हाँ ऑपरेशन करके उन्होंने क्या क्या गड़बड़ किया हो तो मेरे समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुआ हो अंदर से, तो कोई अगर कुछ, नर्वस सिस्टम को उन्होंने डैमेज कर दिया हो। हाँ, नसों का कुछ गुच्छा सा ऐसा बन गया था, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो नहीं, वो उस ऑपरेशन में अगर नर्वस सिस्टम को उन्होंने डैमेज किया होगा हाँ तो हाँ। घी से भी लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम डैमेज नहीं हुआ है तो फिर घी से जबरदस्त लाभ होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। और थैंक यू सर। तेल की मालिश करें।
और मालिश जब भी करें तो हार्ट के डायरेक्शन में करें, नीचे से ऊपर। तेल की मालिश? हाँ जी। कौन सा तेल? देखिए आयुर्वेद के बहुत सारे तेल, इनको हमारे सेंटर पे वातनाशक तेल है, तो वो वातनाशक तेल भी कर सकते हैं। नहीं तो महानारायण तेल है, महाविश्वकर्म तेल है, ऐसे कई आयुर्वेद के तेल हैं, उनके तेल की मालिश नीचे से ऊपर की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। रेखा जी प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। ओके। सर जो नाक में आपने तेल बोला वो उसपे बहरापन भी ठीक होता है? नाक में घी डालना, तेल नहीं, आपको पहले ही गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ घी नाक में जो घी डाल तो आप नाक में घी डालिए, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होता है? बहरापन भी ठीक हो जाता है? देखिए बहरापन अगर जन्म से है तो बात अलग है, लेकिन नहीं एज के हिसाब से। हाँ जी, एज के हिसाब से तो उसमें बहुत लाभ है। तो क्या होता है, ईयर ड्रम्स हमारे सूखने लगते हैं, तो जब नाक में डालते हैं तो ल्यूब्रिकेशन हो जाता है, तो बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। तो कितने दिनों में होता है वो फायदा? हाँ जी, कितने दिनों में फायदा दिखता है? वो अलग अलग लोगों के ऊपर है, लेकिन जो भी दिखना है 15 दिन के अंदर अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा तो रोज 2-4 बूंद डालने का दोनों हाँ, साइड रोज में? सोते समय कम से कम डालें, एक बार तो डालें, अगर दिन में 2 बार 3 बार डालें तो और अच्छा। अच्छा और वो घर का बना हुआ घी चलेगा क्या उसमें? घर का अगर देशी गाय का दूध आ रहा है आपके घर पे और आप एकदम मस्त करके बनाते हैं तब तो चलेगा। नहीं वो पैकेट का वाला ही दूध है चितले का, नहीं, तो फिर पता नहीं वो देसी। हाँ, तो फिर औषधि में गड़बड़ कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना सब। अच्छा और जो ये मेडिकल पे जो बादाम रोगन मिलता है वो भी नहीं चलेगा? देखिए बादाम रोगन वगैरह के रिजल्ट जो हैं वो कितने हैं वो तो मैं नहीं जानता, उनके हैं रिजल्ट ऐसे, क्योंकि वो भी हमारे आयुर्वेद के अंदर है परंपरा बादाम रोगन वगैरह, लेकिन ये घी का तो अलग ही है। अच्छा तो हमने जब देखा घी का रिजल्ट सबसे बढ़िया आ रहा है, तो हमने कहा लोगों को भी घी का उपयोग करें। थैंक यू सो मच सर, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर्स आपने दे दिए हैं। बहुत वंडरफुल सेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था सर। और आज का टॉपिक घी का चमत्कार के ऊपर ही रहा है, जो हर रोग के लिए एक अमृत की तरह काम करता है। वंडरफुल नॉलेज शेयरिंग आपने हम सबको दिया सर।